में आज हम बात करेंगे बीजेपी के अंदर चल रही गहमा गहमी की, और जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तरफ किया गया। वहीं दूसरी तरफ अब बेपटरी पड़ी स्वास्थ्य विभाग ने अब एक दागी कंपनी को काम देकर के कर्मचारियों को नाराज कर दिया है, जिसके बाद हम देखेंगे कि पहली बारिश ने नगर निगम की पोल कैसे खोलकर रख दी है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। लखनऊ में बैठकों, राज्यपाल से मुलाकात और सीएम का दिल्ली जाना बताता है कि यूपी बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से बीजेपी की बैठकों से ऐसा लगता है कि यूपी में 2022 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दूसरी पार्टियों का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी में हलचल सबसे तेज है। बीजेपी में बैठकें और राज्यपाल से मुलाकातों का दौर चल ही रहा था। इसी बीच सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने सबको हैरान कर दिया। अचानक से यूपी ही नहीं, पूरे देश में सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि कुछ लोग यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के कयास लगा रहे हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने कई लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। बीजेपी के अंदर हलचल मची है। कुछ बड़े नेताओं को तो भले ही थोड़ा बहुत पता भी हो, लेकिन छोटे नेता हैरान और बेचैन हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या केंद्रीय नेतृत्व में और लखनऊ के बीच में खींचतान चल रही है? सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई एमएलसी की सीट खाली है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर लेकर चर्चा होगी। बीते कई दिनों से लगातार जो संघ के आला अधिकारी थे वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। दिल्ली में मीटिंग हो रही थी और उसके बाद फिर अब अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे। लखनऊ से रवाना होकर सीएम योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे, जिसके बाद सीधे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम की मुलाकात तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी बीच अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मुलाकात ने फिर से सबको चौंका दिया। देश भर की नजर दिल्ली पर है। अभी कई और बैठकें होनी हैं, लेकिन सवाल कई हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर योगी के दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं? क्या संगठन या फिर सरकार में बदलाव होना है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान चल रही है? क्या यूपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है? या फिर योगी जी केंद्र को अपने काम बताने गए हैं? क्या पंचायत चुनाव की चर्चा हो रही है? आला कमान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यूपी के लिए क्या फैसला होगा? क्या यूपी कैबिनेट में किसी खास को एंट्री मिलने वाली है? बीजेपी में जब से पीएम मोदी के बेहद करीबी अरविंद शर्मा को एमएलसी बनाया गया है, उसके बाद से ही बीजेपी की सियासत बदली सी है। अभी कुछ ही दिनों पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 3 दिनों तक राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने मंत्रियों और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की थी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। सीएम योगी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि यूपी बीजेपी में कुछ खिचड़ी पक रही है। बीएल संतोष ने 3 दिनों तक मंथन किया और आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके कुछ ही दिन बाद सीएम योगी का इस तरह से अचानक दिल्ली जाना ये बताता है कि कुछ तो है। अब बीजेपी संगठन में बदलाव होगा या फिर सरकार में कोई फेरबदल होगा या कैबिनेट में किसी खास मेहमान को एंट्री दी जाएगी, तस्वीर कुछ ही दिनों बाद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
यूपी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी कि एएलएस एम्बुलेंस सर्विस दे रही जीवीके ईएमआरआई को हटाकर के नई कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को चुना गया है। लेकिन इस फैसले के साथ स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल उठने लगे हैं। दूसरे राज्यों में दागी कंपनी को यूपी में मिला काम। दूसरी कंपनी के हाथों में एएलएस एम्बुलेंस सेवा। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के हाथों में एएलएस सेवा। दागी कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को मिला काम। चिकित्सा हेल्थ केयर पर चल रही है सीबीआई जांच। पहले से ही उत्तर प्रदेश में बेपटरी हो चुकी एम्बुलेंस सेवाओं को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अभी तक 102, 108 और एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस का संचालन जीवीके कंपनी कर रही है। भारत समाचार ने जीवीके की खराब कार्यशैली को लेकर पहले भी कई बार खबर दिखाई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को तो कुछ और ही सूझा है। विभाग ने अब जीवीके से भी बड़े आरोपों में घिरी कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को एएलएस एम्बुलेंस चलाने का ठेका दे दिया है। एएलएस एम्बुलेंस सेवा में चल रही 250 अत्याधुनिक एम्बुलेंस के 800 कर्मचारियों ने इसका खुला विरोध कर दिया है। कर्मचारियों में एक समस्या ये आ गई, करीब लगभग 800 कर्मचारी हमारे एएलएस में काम करते हैं, जो पहले 108 में काम करते थे 2012 से। अब ये समस्या आ गई है कि टेंडर चेंज हो गया है, और टेंडर चेंज होने की वजह से जिगित्सा नामक कोई कंपनी ने टेंडर लिया है, जिसकी हम लोगों को भूतपूर्व सूचना नहीं दी गई। और सर, हम लोगों के साथ अब अतिरिक्त शोषण का संदेह है, क्योंकि एक कंपनी ने जहां जहां मध्य प्रदेश में काम की है, राजस्थान में काम की है, वहां पर इसके ऊपर एफआईआर हैं, सीबीआई जांच की भी है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर सर्विस में साल 2012 से काम कर रही जीवीके से एएलएस एम्बुलेंस सर्विस का काम वापस ले लिया गया है। ऐसे में पहले से ही जीवीके से जुड़े एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस समस्या के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी के चयन के मानकों को नजरअंदाज करना, राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही चिकित्सा हेल्थ केयर पर साल 2015 से सीबीआई की जांच चल रही है। इस जांच में चिकित्सा हेल्थ केयर के तत्कालीन निदेशकों में कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम आ रहा है। जीवीके एमआरआई कंपनी के पास काम था 102, 108 और एएलएस सर्विसेज का। इस बीच अचानक से चिकित्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह काम दे दिया गया 31 तारीख को, बीते 31 तारीख को, और वह काम दे दिया गया। और यह लेकिन निर्धारित नहीं किया गया कि जो इसके एम्प्लॉय होंगे वह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यह जो एम्प्लॉय हैं करीब 800 जो इसमें एएलएस में काम कर रहे हैं, ये वास्तविकता में फ्रंटलाइन वर्कर हैं। खबरें बाहर आने पर स्वास्थ्य विभाग अपनी उंगली सीधी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 3 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ही कंपनी का चयन किया गया है। देखिए, एक तो अभी एएलएस का या ये इस तरह का एएलएस का जब हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ किया था, तो कोई भी कंपनी जो आता है तो उसका 3 साल का ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट भी आता है, कहाँ कहाँ वो सप्लाई करते हैं, उनके कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट के जो लोग हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनका पूरा फुल डिटेल्स आते हैं। डिटेल के साथ उनके जितने भी और कंपनीज होंगे वो सारी चीज़ें हमारे पास आता है। और अगर वो हमारे मानक अनुसार जो टेंडर की प्रक्रिया के अनुसार जिस तरह होता है, अगर उसमें कोई इस तरह का कोई बातें नहीं आती है तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। ये तो कुछ ऐसी ही कहानी हो गई कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सूबे में वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम खस्ता हाल है, और उस पर अब एक ऐसी कंपनी को उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अपने सर पर बैठाने जा रहा है जिस पर देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जिस पर सीबीआई की जांच है, जिस पर कई दाग हैं, वो उत्तर प्रदेश में हुए टेंडर में बेदाग कैसे पाई गई।
कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक ही जाति के 11 प्रोफेसर्स की नियुक्ति का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इन नियुक्तियों को लेकर के सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यादवों की भर्ती पर सवाल उठाने वाली बीजेपी सरकार आज खुद सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में जिन 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई, उसमें सामान्य जाति के कोटे में 11 एक ही जाति के अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन किया गया है। बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति में बड़ा खेल। 15 में 11 प्रोफेसर एक ही जाति के। चहेतों को कुल सचिव ने नौकरी की बांटी रेवड़ियां। नियुक्ति पर बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र। पीएम राज्यपाल सीएम से कार्रवाई की मांग। बता दें कि बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर में से 11 प्रोफेसर एक ही जाति के पाए गए, एक ही जाति की नियुक्ति हुई। क्यों भाई? वहां के विधायक ने भी ये चिट्ठी लिखी है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, विकास से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास करती है। ये हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। सामाजिक विद्वेष फैलाकर आई ये सरकार धर्म और जाति का नंगा नाच खेल रही है क्या? ये आरोप हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं कि बांदा में एक ही जाति के 11 प्रोफेसरों को नियुक्ति दी जा रही है। उनके इन गंभीर आरोपों पर जांच हो, कठोरतम कार्रवाई हो, वरना बहुत स्पष्ट रूप से ये माना जाएगा कि योगी सरकार धर्म और जाति, हेडलाइन मैनेजमेंट और शमशान और कब्रिस्तान के अलावा न कुछ करती है न कुछ जानती है। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करके प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। जातिवाद के चक्कर में आदित्यनाथ जी की सरकार ने आरक्षण का गला घोट दिया। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का हक मार लिया, क्योंकि अगर आरक्षण के नियमों का पालन होता तो 15 में से 50% भर्तियां इस वर्ग के लोगों को मिलती। तो मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और ये भर्तियां तुरंत रद्द करनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बांदा के तिंदुवारी विधानसभा के भाजपा विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने खुद इन नियुक्ति में अनियमितताओं की बात करते हुए पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने रोस्टर आरक्षण का अनुपालन न करने की बात कही है। अब उसमें किन किन लोगों की नियुक्ति हुई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु रोस्टर का नियम का पालन नहीं किया गया है। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि रोस्टर को आप लागू कर लीजिए, इसके बाद जो पात्र लोग हैं उनको आप भर्ती कर लीजिए। इसीलिए हमें इसको पत्र को लिखना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, गवर्नर साहब को भी, ताकि इसकी सत्यता की जांच हो सके और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कुलपति हो या कोई और हो, उन पर भी कार्रवाई हो सके। बता दें कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने प्रोफेसरों की नियुक्ति में गड़बड़ी की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सभी की नियुक्ति इंटरव्यू के आधार पर की गई है। इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी जात का जो है बताते भी नहीं है। यूआर कैटेगरी में अगर जो पोस्ट निकला है और उसमें अगर जो कोई कास्ट नहीं बता रहा है तो कोई विश्वविद्यालय का या कोई भी कमेटी के सदस्य पूछते ही नहीं है आप किस कास्ट के हैं। तो ये इसमें जो है एकदम फेयर सिलेक्शन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इस पर जो है पूरी रिपोर्ट जो है भेजी भी जा चुकी है और फिर इसमें कोई अब इंतजार इस बात का है कि एक ही जाति के 11 प्रोफेसरों की नियुक्ति पर मचे इस बवाल पर आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
रेलवे ने ट्रेनों की बोगियों में कोविड वार्ड बनाकर के वाहवाही तो बहुत ली, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जहां पर करोड़ों की लागत से बोगियों में बने वार्ड अब ऐसे ही खड़े हैं और उनमें आज तक कोई भी मरीज भर्ती नहीं किया गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 1 करोड़ की लागत से बने रेलवे के आइसोलेशन कोच सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। या अगर कहा जाए कि पूर्वोत्तर रेलवे को 1 करोड़ की चपत लगी है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल रेलवे ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए लगभग 98 आइसोलेशन कोच को तैयार किया था। एक कोच में लगभग 1 लाख का खर्च आया था। इसमें एक हॉस्पिटल की तर्ज पर ही सुविधाओं को मुहैया कराया गया था। लेकिन कोरोना काल में जब हर तरफ त्राही त्राही मची थी, तब ये कोच धूल फांक रहे थे। देश की रेलवे बोगियों में बने 3,20,000 आइसोलेशन वार्ड, 900 करोड़ रुपए से अधिक किए गए खर्च। रेलवे के पास उपलब्ध हैं 5,231 कोविड कोच। अलग अलग लोकेशंस पर हैं 215 कोच। कोरोना काल में सफेद हाथी बन रहे रेलवे कोच, यूपी में धूल फांक रहे रेलवे के आइसोलेशन वार्ड। कोरोना काल में जहां एक तरफ हड़कंप मचा हुआ था, ना तो किसी को बेड मिल पा रहा था और ना हॉस्पिटल, तो वहीं रेलवे द्वारा करोड़ों की लागत से बने ये कोच सिर्फ सफेद हाथी बने हुए थे। स्वास्थ्य विभाग इसको रेलवे की संपत्ति बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा था, तो वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक का कहना था कि प्रदेश सरकार ने हमसे मदद ही नहीं मांगी। आपको याद होगा विगत उसमें स्टार्ट हुआ था तो पैंडेमिक का किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी भयावह स्थिति इसकी आ जाएगी। आज भी आप देख रहे हैं कि आई है। तो रेलवे ने यह प्रीएम्प्ट किया था, लोगों से पूछ के किया गया था कि अगर भारत में जगह हॉस्पिटल्स की बेड की कमी होगी तो हम लोग इसको बना देंगे। ये हमने अपनी ओर से सहयोग किया था। अब जहाँ तक उसके यूज़ की बात है तो यूज़ तो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अगर जरूरत होगी उन्हीं के उसमें हम दे सकते हैं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमसे मांगता नहीं है तब तक हम उसको दे नहीं पाएंगे। अगर उनको जरूरत है तो हमारी कोशिश तैयार है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी देश के लोगों के प्रति कितनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। बरेली सिटी, इज्जत नगर, बरेली जंक्शन सहित अलग अलग स्टेशनों में कुल 98 आइसोलेशन कोच तैयार खड़े हैं, लेकिन उनमें आज तक एक भी मरीज भर्ती नहीं हो पाया। बरेली में कोरोना ने त्राही माम किया। हर तरफ जो है मरीज जो है बेड के लिए भटक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये कोच थे सिर्फ प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि करोड़ों की लागत से इन कोचों को बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। कैमरामैन मिलन के साथ अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। कोरोना महामारी में न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए और न जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे ही कोरोना ने लखनऊ में रहने वाले एक परिवार पर अपना कहर बरपाया है और घर के मुखिया को उनसे छीन लिया है। लखनऊ में एक परिवार पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उससे पूरा परिवार ही उजड़ गया। कोरोना ने घर के मुखिया महेंद्र श्रीवास्तव को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब महेंद्र की पत्नी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती हैं और 2 मासूम बच्चों का लालन पालन करती हैं। स्थिति क्योंकि आप लोग की बहुत खराब है, तो सरकार से भी कोई अपील कर रहे हैं कि आगे किसी तरह की कोई हेल्प पहुंचे आपको? जी यहाँ सरकार जितनी कर सके मेरी हेल्प कर दें, ये मुझे विनती है उनसे और मेरे बच्चों के लिए भी। कोरोना काल में उजड़े हुए इस परिवार की दर्द भरी कहानी भारत समाचार की टीम ने दिखाई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव दीपक रंजन और नगर उपाध्यक्ष नवीन धवन बंटी ने पीड़ित परिवार की मदद की। परिवार को राशन, कपड़े और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाई और आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।
हम लोग आज इन लोगों के बीच में आए हैं। जो हम लोग से यथासंभव मदद हो सकी हम लोग ने मदद करने का काम किया और आगे भी जो भी भारत समाचार दिखाता है हम लोग उन जगहों पे पहुंचने का काम कर देंगे। तो इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम समाजवादियों के ऊपर है और हम समाजवादी हमेशा ये प्रयासरत रहेंगे कि इस परिवार को भविष्य में कभी इस तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लगातार भारत समाचार की टीम ये कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को हम सामने ला पाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐसे परिवारों की मदद कर सकें। उसी परिवार का आज जो है एक हिस्सा ये रानू यानी उनकी जो पत्नी है उन तक जो है आज भारत समाचार की टीम की कोशिश का ही नतीजा है कि उन तक मदद पहुंची है। बहरहाल सरकार को भी जो है कहीं न कहीं ऐसे परिवारों के लिए सोचना चाहिए। ये खुद जो है तमाम जो पीड़ित हैं उनका भी ये कहना है। कैमरा पर्सन सुंदर सातन कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी में पहली ही बारिश ने पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया है और हर साल की तरह शहर की तमाम सड़कें फिर से जलमग्न हो गई और एक बार फिर नगर निगम के बड़े बड़े दावे फेल साबित हुए। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। पहली ही बारिश ने यूपी के पुराने जख्म को फिर कुरेद दिया है। हर साल की तरह शहर की तमाम सड़कें फिर जलमग्न हो गई हैं और एक बार फिर नगर निगम के बड़े बड़े दावे धराशायी हो गए। नालियों में भरा कचरा और सीवर की गंदगी जहां तहां सड़कों पर बहती रही तो कई जगह दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पहली बारिश से जलमग्न सड़कें, नगर निगम के बड़े बड़े दावे धराशायी, सड़कों पर बहती रही गंदगी, कहीं दुकानों में पानी तो कहीं घरों में पानी, लोगों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी। पहली ही बारिश में कई शहर जलमग्न हो गए, सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई और बाजारों में पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, बिजनौर और बरेली में बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया। बढ़ती गर्मी में बारिश ने लोगों को सुकून तो दिया, लेकिन उसके बाद बहते पानी ने लोगों को परेशान भी कर दिया। लखनऊ में नगर परिषद की ओर से मानसून को लेकर शहर के नालों की सफाई के दावे भी हवा हवाई नजर आए। पुराने हाईकोर्ट चौराहे पर डाली गई नई सीवर लाइन पूरी तरह से धंस गई और प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि जो सीवर लाइन खोदी गई थी उसमें बस जो है वो धंस गई है आके और काफी यात्री जो है वो चोट खाते खाते बचे हैं। ये पहली गाड़ी नहीं है जो कि यहाँ पे इस तरह से वो हुई है। जिस जगह से सीवर लाइन डाली गई थी उसको मुकम्मल तरीके से भरा नहीं गया, वहां पर मिट्टी नहीं डाली गई और महज खाना पूर्ति करके काम चला लिया गया। ये महज पहली बारिश के ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में पहली बारिश हुई है। नगर निगम की तरफ से, जल निगम की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं वो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीरें हम इसी सड़क की दिखा रहे हैं, आप इनको देखिए, ये तस्वीर को देखिए आप कि किस तरह से ये सीवर लाइन जो डाली गई थी एक मामूली सी बारिश में ये पूरी सड़क धंस गई है और कई गाड़ियां यहाँ पर, छोटी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जो गुजरती हैं उनको काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लखनऊ में लोगों को तेज बारिश ने उमस से तो जरूर राहत दी, लेकिन कुछ ही घंटों में नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। जिस तरह से बारिश हुई है, कुछ घंटे की बारिश ने ही जो है जल निगम की जो तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खोल के रख दी है। आप देखिए कि ये जवाहर भवन है, हजरतगंज का ये इलाका है जहाँ पे ये जवाहर भवन बिल्डिंग पड़ती है, जहाँ पे तमाम जो है राज्य कर्मचारी जो है काम करते हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही बारिश हुई है कुछ ही घंटे की बारिश में ही जो है यहाँ पे आप देखिए कि जो जलभराव है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। चाहे एग्जिट गेट की बात करें या दूसरे गेट की बात करें, दोनों तरफ जो है पानी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। लोगों को यहाँ पर निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। आप खुद देखिए कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच रही हैं वो किस तरह कैसे जो है सावधानी पूर्वक जो है गाड़ी ड्राइव करके लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक जो है उनके लिए खतरा बन सकती है। और ये एक तस्वीर नहीं है, राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुबह से जैसे ही बारिश शुरू हुई है कुछ ही देर में जो है जगह जगह जो है जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। यानी जलभराव के चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। तो जो तमाम नगर निगम के अधिकारी दावे करते हैं कि वो
जल भराव की व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं और बारिश से निपटने के तमाम जो है संसाधन और तमाम उपाय किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश होते ही ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि भले ही नगर निगम जो है तमाम दावे कर रहा हो, लेकिन उनके जो दावे हैं वो पूरी तरह खोखले हैं। पहली बारिश ने यूपी के कई जिलों की सड़कों को जलमग्न कर दिया है और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी।